हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक एसएमई स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिस स्टॉक का नेम है कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एकदम डिटेल में सभी चीज़ों को समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। और अगर आप भी डिटेल में इस स्टॉक के बारे में समझना चाहते हो तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। सबसे पहले हम यहाँ पर बिजनेस को समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर कही जा रही है इनकॉर्पोरेटेड इन 1997 कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड डिजाइन्स, डेवलप्स एंड मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट फॉर डिफेंस, सिक्योरिटी एंड डेयरी सेगमेंट्स। देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में। और ये कंपनी डिफेंस, सिक्योरिटी एंड डेयरी सेगमेंट्स के अंदर अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स को डिजाइन करती है, डेवलप करती है, साथ ही साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने का भी काम करती है। थोड़ा विस्तार से हम इनके प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो प्रोडक्ट प्रोफाइल के अंदर देखो, डिफेंस सेक्टर में काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, लाइक शिप बिल्डिंग, स्टील सेक्शंस, इम्प्रूव्ड स्पेस हीटिंग डिवाइस, वेल्ड कंज्यूमेबल्स, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशल स्टील एलॉय वेल्डिंग वायर, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर डेयरी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके ये प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मिल्क कूलिंग टैंक्स, रोबोटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, स्टेनलेस स्टील मिल्क कैन, ये कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं। थोड़ा इमेजेस के माध्यम से भी आप लोग समझ लो। देखो, डिफेंस सेक्टर के अंदर जो वॉरशिप्स वगैरह, वेजल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, उनके अंदर स्टील सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सेक्शन भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये है शिप बिल्डिंग स्टील सेक्शन। फिर है यहाँ पर वेल्ड कंज्यूमेबल्स, फिर है बैलिस्ट ब्रिक्स, नेक्स्ट स्पेस हीटिंग डिवाइस, नेक्स्ट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कंटेनमेंट वेजल, नेक्स्ट क्रॉड कंट्रोल बैरियर्स, नेक्स्ट मॉड्यूलर व्हीकल बैरियर्स, नेक्स्ट मल्टीपर्पस लॉन्चर, नेक्स्ट ऑटोमेटिक सीआईपी यूनिट फॉर बीएमसी, नेक्स्ट कंटेनराइज्ड बल्क मिल्क कूलर, नेक्स्ट कॉक ग्रूमिंग ब्रश, नेक्स्ट डेयरी बार्न फैन, नेक्स्ट फिक्स टैप मिल्किंग मशीन। तो ये डेयरी सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं इनके, ठीक है। एंड फिर है यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप बल्क मिल्क कूलर, नेक्स्ट मिल्क कैन लीड, नेक्स्ट मिल्क कैंस। तो ये सब इनके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डेयरी। एंड इससे पहले हमने डिफेंस सिक्योरिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आपके सामने शो किया, ठीक है। तो आई थिंक प्रोडक्ट्स के बारे में आपको आइडियाज मिल चुके होंगे यहाँ पे। अब चलो यहाँ पर हम इनके प्रोडक्शन फैसिलिटीज को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इनके पास कुछ 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं। फर्स्ट यहाँ पर कलोल के अंदर, जिसमें डेयरी इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ये फैसिलिटी के एरिया की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 स्क्वायर फीट में है। नेक्स्ट है बेंगलुरु के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग लैब है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2,000 स्क्वायर फीट में है। नेक्स्ट है हलोल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो डिफेंस एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ये जो फैसिलिटी है ये अप्रोक्सीमेटली 60,000 स्क्वायर फीट में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके क्लाइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर हम इनके क्लाइंट्स की बात करें तो काफ़ी सारे जाने माने कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, ये इनके क्लाइंट्स हैं। फिर यहाँ पर डीआरडीओ, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, मजगांव डॉक बिल्डर्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड, एलएनटी, जीआरएसी, गोवा शिपयार्ड, ये कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। फिर यहाँ पर अगर हम डेयरी सेगमेंट में बात करें तो डेयरी सेगमेंट्स के अंदर भी काफ़ी सारे जाने माने जो कंपनीज हैं जो कि डेयरी सेक्टर के अंदर काम करती है, वो इनके क्लाइंट्स हैं। लाइक यहाँ पर देखो, हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड वगैरह, और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं। यहाँ पर आप लोग नाम खुद से देख सकते हो, ठीक है। तो क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ 10-15 क्लाइंट्स के ऊपर ही इनकी डिपेंडेंसी है। बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम रेवेन्यू ब्रेकअप को डिस्कस करते हैं, FY24 के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर देखो, जो मेजर रेवेन्यू इनकी आती है ये डिफेंस सेक्टर से ही आती है, अप्रोक्सीमेटली 86% की। अगर हम डेयरी सेगमेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 14% की, ठीक है। तो मेजर रेवेन्यू इनकी डिफेंस सेक्टर से ही आती है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम ऑर्डर बुक को डिस्कस करते हैं, ये FY24 के अकॉर्डिंग है। ओपनिंग ऑर्डर बुक की बात करें तो 849.3 मिलियन है। नेक्स्ट ऑर्डर रिसीव्ड, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2,057.9 मिलियन की है। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1,041 मिलियन की है। क्लोजिंग ऑर्डर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1,866.2 मिलियन।
एंड उसके बाद यहाँ पर हम सेक्टर वाइज ऑर्डर बुक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1861.4 मिलियन और डेयरी के अंदर ओनली अप्रोक्सीमेटली 4.8 मिलियन की है। तो देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर बुक जो है ये डिफेंस सेक्टर के अंदर ही मेजरली है, ठीक है। तो हमने अभी जैसे कि बोला कि डिफेंस सेक्टर के अंदर रेवेन्यू जो इनकी आती है ये मेजर आती है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर ही ये जो कंपनी है इसे काम ज्यादातर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये समझकर हमें इन्वेस्ट करना है कि हम डिफेंस सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आई थिंक बिजनेस के बारे में आपको पूरे आइडियाज मिल चुके होंगे कि किस प्रकार की कंपनी है एंड क्या काम करती है। अब यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 1051 करोड़ की मार्केट कैप है, एक एसएमई कंपनी है, तो डेफिनेटली मार्केट कैप जो है वो कम ही रहेगी, काफ़ी छोटी कंपनी है, तो उसी हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी हाई है, ये ध्यान में रखकर चलना है। स्टॉक पी की बात करें तो 59.2 की है, इंडस्ट्री पी 57.7 की है, तो इंडस्ट्री पी के लगभग इक्वल ही देखने को मिल रहा है। पीज रेशियो की बात करें तो 1.62 की है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन ना हम इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कह सकते हैं, ना ही इसे हम लो कह सकते हैं, इसे हम फेयर मानकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर हम आरओसी की बात करें तो 16.9%, आरओई 13.2% एवरेज है। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग 62.3%, प्लेस परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 767 की, 52 वीक हाई 1130 और लो है 302 रुपए की। बुक वैल्यू 87.6 रुपए की। डेप्ट है 13.2 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.1 की, चलो बढ़िया है। फ्री कैश फ्लो माइनस में -5.55 करोड़। फिर डिविडेंड यील्ड 0.07%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 13 रुपए की, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टैंडर लोन की डेटा है, ठीक है। कंसोलिडेटेड अगर आपको देखना होगा तो आप लोग खुद से स्क्रीनर पे विजिट करके भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड लोन को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड लोन पे ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, स्क्रीनर पे कंसोलिडेटेड में ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो देखो पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिली है, 50 करोड़, 63 करोड़, 106 करोड़ और फिर टीटीएम में 165 करोड़, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं तो देखो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ और 18 करोड़, यहाँ पर भी बढ़िया कंसिस्टेंसी है और उसी प्रकार से ईपीएस भी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। तो बढ़िया परसेंटेज में थोड़ी सी यहाँ पर मीडियम टाइप से देखने को मिल रहा है, 13% का, डबल डिजिट में तो है लेकिन कुछ खास नहीं हम इसे कह सकते हैं। लेकिन बाकी यहाँ पर पास्ट 3 इयर्स इन टीटीएम की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है। फिर यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी बहुत ही शानदार है, डबल डिजिट्स के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में, टीटीएम में ट्रिपल डिजिट्स में है, ठीक है। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की ओवरऑल बात करें तो बढ़िया हमें देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। लास्ट 1 ईयर में 96% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो एवरेज है, बहुत ही खास नहीं कहेंगे, बहुत ही खराब भी नहीं कहेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर फिलहाल अगर हम प्रमोटर्स के होल्डिंग की बात करें तो 62.27% की है, ठीक है। और पहले अगर हम मार्च 2024 की बात करें तो उस वक्त 68.33% की थी, जो कि मई में यहाँ पर घट गई और 62.27% पर आ गई। अभी सितंबर क्वार्टर जो हमारा एंड हुआ है रिसेंटली, तो इसमें भी इतना ही है परसेंटेज प्रमोटर्स की। एफआईआईज की होल्डिंग है 0.01% की ओनली, ना के बराबर मानकर चल सकते हो। डीआईएज की बात करें तो 0% है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 37.73% की है। तो देखो यहाँ पर रिस्क ये है कि एफआईआईज एंड डीआईएज का जो इंटरेस्ट है ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये जो 0.01% है ये कुछ खास नहीं है भाई, तो मानकर चलो कि ना के बराबर ही है। तो यहाँ पर देखो प्रोमोटर्स के बाद सिर्फ पब्लिक है यहाँ पर, ठीक है। तो एफआईआईज एंड डीआईएज का अगर कुछ होल्डिंग होता 2-4% भी तो हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी मानकर चल सकते थे यहाँ पे, लेकिन वैसी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। और प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो ट्रिम हुए हैं कुछ क्वार्टर पहले। एंड आपको आगे चलकर इसे ट्रैक करते रहना होगा कि कंटिन्यूसली इनके जो होल्डिंग्स हैं ये ट्रिम तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो होल्डिंग जो है ये ठीक है, लेकिन आगे चलकर अगर लगातार ये ट्रिम होते जाते हैं और यहाँ पर ये बेचते हैं और खरीदने वाला सिर्फ अगर पब्लिक होता है तो वो रिस्की चीज़ हो सकता है। लेकिन अगर ये आगे चलकर बेचते हैं और खरीदने वाला यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईएज होता है तो फिर वो एक पॉजिटिविटी हो सकती है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम पास्ट के रिटर्न्स को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पास्ट 1 ईयर की बात करें तो अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं इन्वेस्टर्स के, अप्रॉक्सिमेटली 92% के रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर पास्ट 5 ईयर्स की बात करें, देखो ये पास्ट 5 ईयर्स की नहीं है, कंपनी की आईपीओ आई थी 2022 अप्रैल के वक्त में भी, ठीक है। तो 2022 से अभी तक की है, तकरीबन 2.5 साल की यहाँ पर रिटर्न्स है। 901% काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं जब से ये मार्केट में लिस्ट हुई है। 2022 से अभी तक की बात करें तो 900% के रिटर्न्स बने हैं, काफ़ी शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं स्टॉक ने, ठीक है। तो अभी हमने स्टॉक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया, अच्छी तरह से समझा, इनके बिजनेस को समझा, फंडामेंटल्स को समझा, वैल्यूएशन को समझा, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को समझा, फाइनेंशियल्स को समझा। अब इन सभी चीज़ों को समझने के बाद अगर आपको इस स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी रिस्क ये है कि ये जो कंपनी है एक एसएमई कंपनी है, तो यहाँ पर आप 1-2 शेयर्स नहीं खरीद पाओगे, आपको एकदम लॉट साइज में बाइंग करना होगा। और यहाँ पर 250 शेयर्स की लॉट साइज चल रही है, मतलब आपको एक बार में 250 शेयर्स खरीदने होंगे। और अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग 250 शेयर्स के वैल्यू की बात करें तो हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 1,82,500, ठीक है। तो एक बार में आपको इतने बड़े अमाउंट्स लगाने होंगे। अब देखो यहाँ पर अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक बार आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद बार बार यहाँ पर ऐड ऑन करोगे, फिर से अगला लॉट ले लोगे। मुझे यह लगता है कि यहाँ पर अगर आप लोग बाइंग कर रहे हो तो एक ही बार बाइंग करोगे। तो एक बार में यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें डिस्काउंट्स बढ़िया मिलने चाहिए, अच्छे से अच्छे डिस्काउंट के साथ ही बाइंग करेंगे, सबसे पहली ये चीज़ हो जाती है अपने रिस्क को कम करने के लिए। एंड उसके बाद देखो दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखकर चलना है कि अगर आप लोग ये अमाउंट लगा रहे हो तो यहाँ पर आप लोग ये मानकर चलो कि इसका 50% 60% भी लॉस में चला जाए तो इससे आपको कोई फर्क ना पड़े। अगर आप ये लॉस झेलने को तैयार हो, मानकर चलो आपका ये पूरा अमाउंट भी डूब जाए तो भी आपको इससे कोई फर्क ना पड़े, अगर इस प्रकार की सोच है तो ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऐसे स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये अगर गिरने पे आए तो लगातार लोअर सर्किट के साथ गिरने लगेंगे और फिर आप बेचना भी चाहोगे तो नहीं बेच पाओगे। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं ऐसे स्टॉक्स में, रिस्क यहाँ पर इसी वजह से काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके चलना चाहिए। और यहाँ पर आप ये जो अमाउंट लगा रहे हो, आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा वेटेज नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम अगर हम कहें तो 2 से 4% की ही वेटेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा ही एलोकेशन होना चाहिए, ये अमाउंट ये ध्यान में रखकर चलना है। रिस्क यहाँ पर काफ़ी हाई है, क्योंकि देखो अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर मार्केट में इस प्रकार की फिलहाल 100 कंपनीज है ना अभी, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको ये 100 में से मुश्किल से कुछ 5 ही कंपनीज मिलेंगे, ठीक है। बाकी के कुछ डीलिस्ट हो जाएंगे या फिर डूब जाएंगे, अगर लिस्टेड होंगे भी तो भी कुछ खास परफॉर्म करते हुए नहीं मिलेंगे। तो ऐसे यहाँ पर एवरेज होती है, रिस्क काफ़ी हाई होते हैं ऐसे स्टॉक्स में। आने वाले 10 साल में आपको इस स्टॉक का अता पता मिलेगा भी या नहीं ये कोई नहीं कह सकता, रिस्क यहाँ पर काफ़ी हाई होती है। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम रिवॉर्ड्स की अब बात करें तो रिवॉर्ड्स के चांसेस भी काफ़ी हाई हैं। जिस प्रकार से कंपनी पास्ट में बढ़िया तरीके से काम करते आई है, अगर आगे भी काम करते जाती है तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है कंपनी के अंदर, और एज ए इन्वेस्टर हमें भी लॉन्ग टर्म में बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो रिटर्न्स को भी थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी देखो 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। और यहाँ पर अभी के समय में अगर मानकर चलो 2 लाख रुपए हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया और अगर कंपनी बढ़कर 2000 करोड़ की मार्केट कैप तक पहुंच जाती है तो हमारे जो रिटर्न्स हैं वो 2 से 4 लाख के हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 2 लाख का रिटर्न्स हमारा मिल जाएगा, 2x रिटर्न हमारा यहाँ पर बन जाएगा, 100% का रिटर्न यहाँ पर हमारा बन जाएगा। लेकिन कंपनी कितनी बड़ी हुई है, अभी भी ये जो कंपनी है ये एसएमई ही है, सिर्फ 2000 करोड़ की ही मार्केट कैप हुई है। इसी प्रकार से थोड़ा और बेटर यहाँ पर हम लोग अगर मानकर चलें कि 1000 करोड़ से बढ़कर अगर इनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ तक पहुंच जाती है तो हमारे जो रिटर्न्स हैं वो भी 10 गुने हो जाएंगे। 2 लाख का जो अमाउंट है ये यहाँ पर 10 गुना होकर 10 लाख बन जाए, सॉरी 20 लाख बन जाएगा, ठीक है।
तो इतने बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं। हम इतना ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 10,000 करोड़ तक भी मार्केट कैप अगर पहुंच जाए तो हमें मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही। हम ये नहीं मानकर चल रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर के अंदर आने वाले समय में ये जो कंपनी है ये एचएल टाइप की बन जाएगी, बेल टाइप की बन जाएगी, बिल्कुल नहीं। बस 10,000 करोड़ भी मार्केट कैप अगर आगे चलकर हो जाती है तो भी हमें शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर इतना पहुंच जाता है और हम अगर इन्वेस्टेड रहेंगे उस वक्त तक, तो हमें आगे के लिए अगर विजिबिलिटी मिलेगी तो हम उसी अकॉर्डिंग आगे के लिए होल्डिंग पीरियड जो है वो बढ़ा पाएंगे। और अगर हमें प्रॉफिट बुक करके निकलना होगा तो उस वक्त निकल जाएंगे। ठीक है, तो रिटर्न्स के जो चांसेज हैं वो भी ऐसे ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं इनके अंदर काफ़ी हाई होती हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्रोथ की जो पोटेंशियल होती है ये काफ़ी हाई होती है। अगर आप एचएल के अंदर यहाँ पे मतलब डबल रिटर्न्स पाना चाहोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। एचएल की मार्केट कैप है लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ की, मानकर चलो 3 लाख करोड़ की है मार्केट कैप, और यहाँ पर अगर हमने 2 लाख रुपए लगाए हैं तो हमारा 2 लाख का 4 लाख बनने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए कंपनी की जो मार्केट कैप है इसे भी डबल होना होगा। 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप होनी चाहिए। तो क्या 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप इतना जल्दी हो जाएगा? जी नहीं। यहाँ पर जो ग्रोथ की पोटेंशियल होती है वो स्लो हो जाती है, और इनके अंदर जो ग्रोथ की पोटेंशियल होती है वो काफ़ी स्पीड होती है, काफ़ी हाई होती है, लेकिन उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिस्क एंड रिवॉर्ड को आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इन सभी चीज़ों को समझने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट को तैयार हो तो डिस्काउंट्स कैसे मिल रहे हैं ये चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, 52 वीक हाई के लेवल से अगर हम करेंट प्राइस तक की बात करें तो 30% के प्लस डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। सपोर्ट के लेवल के पास ही है, 738 की सपोर्ट है एंड 730 पर प्राइस आ चुकी है। ठीक है, तो अगर अभी यहाँ पर कोई बाइंग के लिए इच्छुक हैं तो डिस्काउंट्स ठीक ठाक मिल रहे हैं। अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस को करके, साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना एंड उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हो। ठीक है, एंड देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने अमाउंट लगा दिया एक बार और यहाँ पर अगर गिरावटें कंटिन्यू रही तो फिर से हम एड ऑन करके चलेंगे, क्योंकि एड ऑन करना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एड ऑन करने के चक्कर में हम बहुत ही बड़ी रिस्क ले लेंगे। ये जो सेमी स्टॉक्स होते हैं यहाँ पर लॉट साइज में बाइंग होती है, एक बार में आपका 2 लाख लग जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एसआईपी करोगे तो यहाँ पर तकरीबन 1.5-2 लाख लगेगा ही। उसके बाद भी एसआईपी करोगे तो उसी अकॉर्डिंग अमाउंट्स लगते जाएंगे, तो काफ़ी बड़े अमाउंट्स यहाँ पर लग जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर 1 से 2 बार, मैक्सिमम 2 बार यहाँ पर लोग पैसे लगाएंगे, उससे ज़्यादा तो लगाने की सोच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एक बार ही इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्यों ना बेटर से बेटर डिस्काउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। इससे पहले स्टॉक में और भी बेटर डिस्काउंट्स मिल रहे थे ये लेवल पर, जो कि 618 की है। फिर यहाँ पर प्राइस जो है इसमें तेजी आई और अभी ये जो स्टॉक है ये 730 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ये जो डिस्काउंट है ये ठीक लग रहा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं और भी डिस्काउंटेड रेट्स के साथ ही बाइंग करूंगा तो थोड़ा सा वेट करके चल सकते हो। अगले सपोर्ट पर अगर आपको स्टॉक मिल जाए जो कि 700 के अप्रोक्स है तो अच्छी बात होगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 618 की सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट के लेवल्स पर अगर आपको फिर से मिल जाए तो फिर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। और अगर किन्हीं को ये जो फिलहाल के लेवल है ये ठीक लग रही है तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चॉइस आपका है कि आप किस अनुसार यहाँ पर रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अभी भी डिस्काउंट्स ठीक मिल रहे हैं, थोड़ा सा वेट करके चलना चाहते हो तो वेट भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों अभी हमने कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज स्टॉक की फुल एनालिसिस किए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।